Exam 300 Fight for Glory। हेलो एवरीवन, बिना देरी के शुरू करते हैं। एनसीईआरटी सार विश्व भूगोल। भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कब माना जाता है? इन्होंने ही सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि की माप की थी। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इन्होंने ही, इरेटोस्थनीज ने ही। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई। ब्रह्मांड उत्पत्ति के संबंध में जॉर्ज लेमेंथियर द्वारा प्रतिपादित महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक वैज्ञानिक और मान्य है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। गैस, धूल व तारों के विशाल समूह को आकाशगंगा या गैलेक्सी कहते हैं। हमारी आकाशगंगा जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। इसका आकार सर्पिलाकार है। इसे दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी कहते हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे की सबसे नजदीकी आकाशगंगा कौन सी है? तो वो है एंड्रोमेडा आकाशगंगा। तारे का रंग उसके ताप का सूचक है। अधिकतम ताप वाले तारे जो होते हैं वो नीले कलर के होते हैं, जबकि न्यूनतम ताप वाले तारे का रंग लाल होता है। तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन है और गुरुत्वीय संकुचन जो आपका ग्रेविटेशनल कंप्रेशन है उससे प्राप्त करते हैं। 50,000 से 28,000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के जो तारे होंगे या उनसे ऊपर के तापमान के तारे वो नीले कलर के होंगे। उससे कम वाला नीली श्वेत, फिर श्वेत पीला, पीला, नारंगी और लाल। सबसे कम ताप वाला जो तारा होगा उसका कलर लाल होगा और जो सबसे अधिक ताप वाला तारा होगा उसका कलर होगा नीला। 1.44 सौरिक द्रव्यमान की सीमा को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इसका निर्धारण भारतीय अमेरिकी भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने वर्ष 1930 में किया था। चंद्रशेखर सीमा वह सीमा है जिसके अंतर्गत जो इसके अंदर के तारे आते हैं वो श्वेत वामन व्हाइट डॉर्फ बनते हैं और जो इसके ऊपर के द्रव्यमान वाले तारे होते हैं वो कृष्ण विवर या ब्लैक होल बन जाते हैं जब उनका जो ईंधन होता है वो खत्म हो जाता है। चमकीले तारों का ऐसा समूह जो निश्चित आकृति में व्यवस्थित हो नक्षत्र एवं तारामंडल कॉन्स्टिलेशन कहलाता है। सप्तऋषि ग्रीष्म काल में रात के प्रथम पहर में दिखाई देने वाला एक प्रसिद्ध तारामंडल है। सप्तऋषि को बिग डिपर, ग्रेट बियर और अर्सा मेजर भी कहते हैं। तो अर्सा मेजर, ग्रेट बियर और बिग डिपर ये सप्तऋषि जो है तारामंडल के ही अन्य नाम है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। कई बार प्रश्न पूछता है कि प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं? तो इससे जो खगोलीय दूरी है वो मापते हैं। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। निर्वात में प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इस प्रकार एक प्रकाश वर्ष जो है वो 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.461 × 10⁻15 मीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य में 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य तत्व विद्यमान है। ये बेसिकली जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उससे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम मिलके हीलियम बनाते हैं, फिर हीलियम और हाइड्रोजन मिलके लिथियम बनाएंगे। इसी प्रकार से अलग अलग एटम जो है बारी बारी से एक दूसरे से जुड़कर जो है अगले इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो एलिमेंट है वो बनाएंगे पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। इसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। कोरोना सूर्य का वह वामतम भाग है जो केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इस समय को सौर वर्ष या ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने वाला प्रकाश रहित खगोलीय पिंड जो है उसे ग्रह या प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट या ग्रहों का स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, ये अपने तारे से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। वर्तमान में हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ग्रहों का वर्गीकरण देखते हैं। ग्रहों का वर्गीकरण आंतरिक, धात्विक या पार्थिव ग्रह और दूसरे आते हैं बाह्य, गैसीय या जोविनियन ग्रह। तो आंतरिक, धात्विक और पार्थिव ग्रह में आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल। फिर बाह्य या गैसीय जोवियन ग्रह के में आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसमें एक प्रश्न और बनता है, ये पूछ लेगा कि आंतरिक, धात्विक और पार्थिव ग्रह और बाह्य ग्रहों के बीच में क्या पाया जाता है? तो इनके बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आकार या द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि तथा बृहस्पति। शुक्र व अरुण के अलावा सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व एंटी क्लॉकवाइज दिशा में करते हैं, जबकि शुक्र व अरुण सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की दिशा जिसे क्लॉकवाइज लेते हैं उसमें करते हैं। बुध ग्रह यह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, सबसे छोटा व वजन में सबसे हल्का ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है, मात्र 88 दिनों में ये सूर्य की परिक्रमा करता है।
बुध का कोई उपग्रह नहीं है। अगला है शुक्र यानी कि वीनस, पृथ्वी का सर्वाधिक निकटवर्ती तथा सूर्य का दूसरा सर्वाधिक निकटवर्ती ग्रह है। सौरमंडल का सबसे चमकीला व सबसे गर्म ग्रह है, तो सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। इसे सांझ व भोर का तारा भी कहते हैं। आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान होने के कारण शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन या अर्थ की ट्विन सिस्टर कहते हैं। सूर्य का कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र इन दोनों ही ग्रहों के कोई सैटेलाइट नहीं है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 5.9722 इंटू 10⁻24 kg है। ये इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में पूछा गया है। 5.9722 इंटू 10⁻24 kg। यह शुक्र व मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी। परिक्रमा करने में इसे 365 दिन व 6 घंटे का समय लगता है। इसी 6 घंटे को 4 साल में ऐड करके 24 घंटे यानी कि एक दिन हो जाता है। इसीलिए जो हर 4 साल बाद एक लीप ईयर पड़ता है जिसमें 366 दिन होते हैं। पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स मानी गई है। अगला ग्रह है मंगल यानी कि मार्स। मंगल ग्रह पर सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और टीमोस। सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है मंगल का, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर है और माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। मार्स ऑर्बिटर मिशन या मॉम या मंगलयान 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 प्रक्षेपण यान के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, जो 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा। मंगल ग्रह का पर्यावरण जीवन की संभावना के अनुकूल माना जाता है। अगला है बृहस्पति। ये सबसे बड़ा ग्रह है। उपग्रहों की कुल संख्या इसमें 95 है। तो बृहस्पति के कुल कितने सैटेलाइट है? 95। इन सैटेलाइट्स में सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, और ये सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है और उसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, वो सौरमंडल का भी सबसे बड़ा सैटेलाइट है। यूरोपा बृहस्पति का एक और उपग्रह है। तो गैनीमीड और यूरोपा बृहस्पति के उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह के पास वलय है जो सिलिकेट से बने हुए हैं। बृहस्पति और जो बाकी बृहस्पति के आगे आते हैं उन सबके पास वलय हैं, यानी कि रिंग मिलते हैं। अगला है शनि या सैटर्न। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। चारों ओर पूर्ण विकसित वलयों, इनकी संख्या 7 है। इस ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता है शनि के वायुमंडल में मीथेन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके उपग्रहों की कुल संख्या 146 है और यह सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह भी है। तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? शनि के पास। टोटल संख्या 146 है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा तथा सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। शनि का उपग्रह फोबे इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। तो टाइटन के शनि के इंपॉर्टेंट उपग्रह हो गए टाइटन व फोबे। अगला है अरुण या यूरेनस। अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। टेलीस्कोप की सहायता से खोजा गया यह पहला ग्रह था। मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह हरा दिखाई देता है। तो हरा प्लेनेट कौन सा हो गया? आपका अरुण। शनि की बात, अरुण के भी चारों ओर वलय हैं और इनमें वलयों की संख्या है 13। शनि के पास कितने थे? 7 और यूरेनस के पास है 13। अगला है वरुण या नेपट्यून। इसका परिक्रमा काल जो है वो 165 वर्ष, हमारे सौरमंडल के ग्रहों में सबसे अधिक। तो बुध था सिर्फ मात्र 88 दिन और वरुण उसको लगते हैं 165 वर्ष। सूर्य से सबसे अधिक दूरी स्थित है। उपग्रहों की कुल संख्या है 14, जिसमें टिट्रॉन और मेरिट जो है वो प्रमुख उपग्रह है नेपट्यून के। वरुण के चारों ओर भी वलय पाए जाते हैं। यम यानी कि प्लूटो 1930 में क्लाइड टॉम्बैग ने इसकी खोज की थी। 24 अगस्त 2006 को प्राग में हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के सम्मेलन में इसे ग्रह श्रेणी से बाहर कर दिया गया, क्योंकि प्लूटो की कक्षा वरुण की कक्षा को काटती थी। अब इसको क्षुद्र ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है चंद्रमा। वायुमंडल का अभाव होने के कारण यहाँ पे आप आवाज नहीं सुन सकते हैं। चंद्रमा का गुरुत्वीयमान पृथ्वी के गुरुत्वीयमान से 1/6 है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? तो 3,85,000 किलोमीटर। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है जब उसको कहते हैं सुपरमून, और ऐसी स्थिति में चंद्रमा 14% अधिक बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं तो दूसरी पूर्णिमा को चंद्रमा को ब्लू मून कहते हैं। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ऑल्ड्रिन, जिन्हें बज ऑल्ड्रिन भी कहते हैं, इन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा। और ये किस मिशन में कहते हैं? तो अपोलो 11 मिशन के अंतर्गत कहते हैं। क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक पट्टी में अवस्थित छोटे छोटे खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड कहते हैं। धूमकेतु या कॉमेट। धूमकेतु आकाशीय धूल, बर्फ व गैसों के पिंड हैं जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे में रहते हैं। इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं। ये सूर्य के चारों ओर अनियमित कक्षा में घूमते हैं। जब ये सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो इनकी लंबी पूंछ चमकदार दिखाई देती है। धूमकेतु की पूंछ सूर्य से विपरीत दिशा में रहती है।
हैली धूमकेतु पृथ्वी से प्रत्येक 76 वर्ष पर दिखाई देता है। गोल्डीलॉक्स जोन, किसी तारे के आसपास का वह क्षेत्र जहां ना तो बहुत अधिक गर्म और ना ही बहुत अधिक ठंडा होता है, जिससे आसपास के ग्रहों की सतह पर पानी तरल अवस्था में पाया जाता है। यह एक रहने योग्य क्षेत्र होता है, जैसे कि हमारी पृथ्वी जो है वो गोल्डीलॉक्स जोन में है। अक्षांश या लैटिट्यूड, विषुववृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की पृथ्वी से केंद्र की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखाएं समानांतर यानी कि पैरेलल वृत्त होती हैं। विषुववृत्त 0 डिग्री अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुववृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींची जाने वाली 90 अक्षांश वृत्त होते हैं। तो टोटल जो अक्षांश वृत्त हो गए उनकी संख्या हो जाएगी 179। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है और ये कांस्टेंट है, मतलब हर जगह 111 किलोमीटर ही रहेगी। महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखाएं देखते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को इक्वेटर कहते हैं, इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव व्रत या आर्कटिक व्रत कहते हैं और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव व्रत या अंटार्कटिक व्रत भी कहते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित देशों से गुजरती है: बहामास, मैक्सिको, चीन, ताइवान, म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया और पश्चिमी सहारा। मकर रेखा निम्नलिखित देशों से गुजरती है, उसमें अर्जेंटीना, चिली, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया प्रमुख है। अगला है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कोलंबिया से इक्वाडोर, ब्राजील, गैबोन, कांगो, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, साओ टोम एंड प्रिंसेप, सोमालिया, मालदीव और इंडोनेशिया तथा किरिबाती से गुजरती है। पृथ्वी के ताप कटिबंध, पहला है उष्णकटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सर के ठीक ऊपर होता है। क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे उष्णकटिबंध कहते हैं। अब आते हैं देशांतर या लॉन्गिट्यूड। ग्रीनविच रेखा की किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं, अथवा सेकंड डेफिनेशन है इसकी, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये रेखाएं समानांतर नहीं होती, यानी कि ये रेखाएं पैरेलल नहीं होती। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तथा विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। वहां पे हमने देखा था अक्षांशीय रेखा जो थी वो कांस्टेंट होती है, पैरेलल होती है एक दूसरे के, और उनके बीच जो डिस्टेंस होता है वो हर जगह पर 111 किलोमीटर होता है। मगर जो देशांतर रेखाएं हैं इनमें जो डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच वो कांस्टेंट नहीं रहता है। ध्रुवों पर जाकर ये जीरो, इनके बीच डिफरेंस जीरो हो जाता है और इनमें जो अधिकतम दूरी है वो होती है 111.32 किलोमीटर, जो कि विषुवत रेखा पर होती है। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान याम्योत्तर रेखा, इस देशांतर का मान 0 डिग्री है। प्रधान याम्योत्तर रेखा 8 देशों से गुजरती है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अल्जीरिया, बुर्किना फासो, घाना, माली, स्पेन, टोगो, फ्रांस व यूके से। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360। तो अक्षांशीय रेखाओं की कुल संख्या थी 179, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है 360। प्रधान याम्योत्तर रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में नल आइलैंड के निकट काटती है। तो प्रधान याम्योत्तर रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में नल आइलैंड के निकट काटती है। पृथ्वी में 1 घंटे में अपने अक्ष पर 15 डिग्री घूम जाती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में पृथ्वी। संपूर्ण विश्व को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। फ्रांस विश्व में सबसे अधिक टाइम जोन वाला, कुल 13 टाइम जोन है फ्रांस में। उसके बाद रूस व यूएसए का नंबर आता है जो 11 टाइम जोन के साथ बराबर की पोजीशन पे है, दूसरी पोजीशन पे। अगला है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल टाइम लाइन भी कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल टाइम लाइन जो है वो प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भूपर्पटी जिसे क्रस्ट कहते हैं, दूसरा है मेंटल और तीसरा है क्रोड या कोर। भूपर्पटी या क्रस्ट, पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिनियम से निर्मित है, इस कारण इसे सियान, सिलिका, एल्यूमिनियम पर भी कहते हैं। भूपर्पटी में शामिल महत्वपूर्ण जो तत्व हैं उनके प्रतिशत पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है 46.8%,
फिर सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1%, लोहा 5%। अगर सबसे ज्यादा एलिमेंट पूछा जाए भूपर्पटी पे, अर्थ क्रस्ट पे कौन पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन होगा ऑक्सीजन। अगर सबसे ज्यादा मेटल परसेंट पूछे कौन सा मेटल पाया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। अगला है मेंटल। यह भूपर्पटी के ठीक नीचे स्थित परत है। मेंटल मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से, तो क्रस्ट में क्या था, सिलिका और एल्यूमिनियम, मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम। भूपर्पटी व मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कहलाते हैं। तो लिथोस्फीयर में क्या क्या है, भूपर्पटी व मेंटल का ऊपरी भाग। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल भी कहलाता है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान लावा धरातल पर पहुंचता है। इसका मुख्य स्रोत दुर्बलता मंडल ही होता है। क्रोड या कोर, पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर, इसमें निकिल व फेरस से बना होता है, इसलिए इसे नाइफ या निफे परत भी कहते हैं, निकिल व फेरस। तो सबसे ऊपर क्रस्ट में था निकिल और सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। सेकंड जो आपका मेंटल था उसमें था सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और जो आपका क्रोड या कोर है उसमें है निकिल और आयरन। नेक्स्ट है मोहविसिक असंबद्धता। निचली भूपर्पटी व मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को मोहविसिक असंबद्धता कहते हैं। अगला पॉइंट है पृथ्वी के अंदर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता जाता है। भूकंप, साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन या एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र या फोकस कहते हैं। इसे अवकेंद्र या हाइपोसेंटर भी कहते हैं। तो जिस स्थान से ऊर्जा निकलती है पृथ्वी के अंदर से, उस स्थान को भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं, फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले भूकंपी तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है। तो अगर यहाँ पे फोकस क्या अवकेंद्र था, हाइपोसेंटर था भूकंप का, तो इसके ठीक 90 डिग्री ऊपर आपका अधिकेंद्र या एपिसेंटर होगा। भूकंप के कारण ज्वालामुखी क्रिया, भ्रंशन, वलन, विवर्तनिक अस्थिरता, संतुलन स्थापन के प्रयास, भूगर्भिक गैसों का फैलाव आदि होते हैं। भूकंप के आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, अतः वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि होने को भूकंप आने का सूचक माना जाता है। अगला है भूकंप की माप। भूकंपी घटनाओं का मापन भूकंप के परिमाण या मैग्नीट्यूड के अथवा तीव्रता इंटेंसिटी के आधार पर किया जाता है। इसे रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। इसके द्वारा भूकंप के परिमाण को मापा जाता है। भूकंप का जो परिमाण है वो भूकंप के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा को इंगित करता है। इस स्केल में जो है वो 0 से 10 तक के पॉइंट होते हैं। तो मोस्ट पावरफुल होगा उसको 10 दिया जाएगा और लीस्ट को 0 दिया जाएगा। अगला है भूकंप ज्ञान, इसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंपी लहरों का अंकन भूकंप मापी यंत्र, इसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो यंत्र को कहेंगे सिस्मोग्राफ, और जो स्टडी है या जो साइंस है उसको कहते हैं सिस्मोलॉजी। भूकंपीय रेखा या आइसोसिस्मल लाइन, या समान भूकंपी तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। सुनामी एक जापानी शब्द है। शु का अर्थ होता है तीव्र तरंग और नामी का अर्थ है बंदरगाह, अर्थात वह तरंग जो बंदरगाह की ओर आती है उसे सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में क्रेटर पूछा जाता है। जब ज्वालामुखी का क्षेत्र विस्फोट के कारण विस्तृत हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसे क्रेटर कहते हैं। यदि इसमें जल का भराव हो जाए क्रेटर में तो उसे क्रेटर झील बन जाती है। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका महाराष्ट्र की लोनार झील। तो महाराष्ट्र की लोनार झील एक क्रेटर झील का जो है वो एग्जाम्पल है। कॉल्डेरा, यह क्रेटर का ही अधिक विस्तृत रूप है। इसका निर्माण क्रेटर में धसाव या विस्फोट के कारण होता है। तो जब क्रेटर और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको कॉल्डेरा कहते हैं। ज्वालामुखी से निष्कृत जो पदार्थ होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो होता है वो जलवाष्प की मात्रा होती है, लगभग 60 से 90%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन, देन सल्फर डाइऑक्साइड, फिर सल्फर आपकी होगी H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हीलियम आदि गैसें भी शामिल हैं। तो सबसे ज्यादा क्या होता है उसमें जलवाष्प होता है। लावा, ज्वालामुखी उद्गार के समय मेंटल के ऊपरी भाग में स्थित तरल चट्टानी पदार्थों को मैग्मा कहते हैं। जब वो यह धरातल पर पहुंचता है तो उसे लावा कहा जाता है। यह बहुत गर्म होता है। लावा ठंडे होने के बाद आग्नेय चट्टानों का रूप धारण करता है। तो लावा से कौन सी चट्टानें बनती है? आग्नेय चट्टानें बनती हैं। प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी देखते हैं। किलायू जो कि हवाई द्वीप यूएसए में है, फिर मौना लोआ जो कि हवाई द्वीप में है। तो हवाई द्वीप पे दो हो गए, किलायू और मौना लोआ। माउंट एटना सिसिली इटली में है। स्ट्रोम्बोली ये भी इटली में है। तो इटली में दो हो गए, माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली।
हवाई द्वीप यूएसए में 2 हो गए, किलायू और मौना लोआ। ओजोस डेल सलाटो ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। कोटोपैक्सी कई बार पूछा गया है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है इक्वेडोर में। बैरन द्वीप ज्वालामुखी ये अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है और ये भारत का एकमात्र जो है एक्टिव वॉल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप पर स्थित। फ्यूजियामा ये जापान में और विसुवियस इटली, तो इटली में 3 हो गए आपका, माउंट एटना जो कि सिसिली में है, स्ट्रोम्बोली और विसुवियस। किलायू वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इस टाइम सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू। स्ट्रोम्बोली जो है ये हो जाएगा आपका, ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, और ये है आपका इटली में। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित ज्वालामुखियों और भूकंप स्थलों की एक श्रृंखला है। तो रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। ओजोस डेल सलाडो विश्व की सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजोस डेल सलाडो। ज्वालामुखी एवं उनकी अवस्थिति, फ्यूजियामा जापान में है, विसुवियस इटली में है, क्राकाटोवा इंडोनेशिया, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, मौना लोआ हवाई यूएसए में, माउंट एटना सिसिली द्वीप इटली में, मेरापी आपका इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है किलायू। किलायू भी है हवाई द्वीप यूएसए में, स्ट्रोम्बोली इटली, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, माउंट पोपा म्यांमार में है, किलिमंजारो तंजानिया में है, देवबंद ईरान में, कोई सुल्तान ईरान में 2 है, देवबंद और कोई सुल्तान। नेक्स्ट है चिम्बाराजो, ये भी इक्वाडोर में है, सबनकाया पेरू में, माउंट इरेब्रस अंटार्कटिका में पूछा जाता है कौन सा है ज्वालामुखी, तो वो है माउंट इरेब्रस। किनाबालू मलेशिया में, अलबुर्ज ईरान में है, पेरिगुटिन मैक्सिको में, माउंट पिनाटुबो फिलीपींस, माउंट शास्ता यूएसए, पोपो कैटेबिटल ये है मैक्सिको में, कोलिमा मैक्सिको, माउंट रेनियर यूएसए में, माउंट ताल फिलीपींस में है, माउंट सिनाबुग इंडोनेशिया, माउंट सेंट हेलेस ये यूएसए में, और एकांकागुआ ये है अर्जेंटीना में। एकांकागुआ कई बार प्रश्न पूछा गया है, एकांकागुआ ज्वालामुखी कहाँ है? वो है अर्जेंटीना में। अब गीजर देखते हैं। समय समय पर गर्म जल की फुहार निकलती है, जैसे यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क का ओल्ड फेथफुल गीजर। एक बार प्रश्न पूछा गया है कि ओल्ड फेथफुल गीजर कहाँ पे है? तो वही यूएस के येलोस्टोन नेशनल पार्क में। गीजर का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होता है। धुआरे या जिनको फ्यूमेरोल्स भी कहते हैं, ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक होते हैं फ्यूमेरोल्स या धुआरे। इनमें गैस और जल वाष्प निकलता रहता है। धुआरे से अधिक मात्रा में गंधक का धुआं यानी कि सल्फर का धुआं निकलता है, इसे शुल्क तारा भी कहते हैं। अलास्का की 10,000 धुआंरों की घाटी ईरान का को सुल्तान धुआरा जो है वो फेमस है। तो अगर आपसे पूछे 10,000 धुआंरों की घाटी कहाँ है, तो ये है अलास्का में। अब चट्टाने या रॉक देखते हैं। चट्टाने 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान तथा कायांतरिक चट्टान। सबसे पहले आग्नेय चट्टान, यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, जैसे कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायरोटाइट और गैब्रो। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस टाइप की चट्टाने हैं? आग्नेय चट्टाने। नेक्स्ट है अवसादी चट्टाने या सेडिमेंट्री रॉक। शैल, कोयला, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कॉन्ग्लोमरेट, पोटाश एवं शलखड़ी ये सभी अवसादी चट्टानों या सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल हैं। अवसादी चट्टानें परतदार होती है, इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे फॉसिल फ्यूल किसमें पाए जाते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक या अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। इन चट्टानों से फॉस्फेट, कोयला, सीमेंट, पेट्रोलियम, जिप्सम आदि प्राप्त होते हैं। तो फॉसिल भी मिलते हैं और फ्यूल भी मिलते हैं इससे अवसादी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक से। नेक्स्ट है कायांतरिक चट्टानें या मेटामॉर्फिक रॉक। दाब व रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप आग्नेय व अवसादी चट्टानों से कायांतरिक चट्टानों का निर्माण होता है। इसमें जीवाश्मों का अभाव होता है। इन चट्टानों में कठोरता व दृढ़ता सर्वाधिक रहती है। अवसादी चट्टानों का जब रूपांतरण होता है तो उससे इसमें एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है वो है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयले से बनती है ग्रेफाइट और हीरा। तो ग्रेफाइट और हीरा पूछे किस टाइप की चट्टानों से बनता है, तो जब बिटुमिनस जो चट्टानी होती है, बिटुमिनस कोयला जो होता है जब कायांतरित होकर बनाता है ग्रेफाइट व हीरा को। अगला है वन या फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सबसे पहले प्रकार के हैं, ये इन्हें वर्षावन भी कहते हैं। तो वर्षावन किनको कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। घने व भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के आसपास पाए जाते हैं। पूरे वर्ष अत्यधिक वर्षा होती है यहाँ पे। पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा रोजवुड, आबनूस, महोगनी। दक्षिण अमेरिका में स्थित अमेजन वर्षावन विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। अगला आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यहाँ ये मानसूनी वन होते हैं। भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। शुष्क मौसम में इन वनों की पत्तियां झड़ जाती हैं। इसमें एग्जाम्पल है कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? इसमें साल,
सागवान, नीम तथा शीशम पाए जाते हैं। अगला है शीतोष्ण सदाबहार वन। महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका में, दक्षिणी चीन व दक्षिणी पूर्वी ब्राजील में। यहाँ बांज, चीड़ तथा यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला है शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। इनमें बांज हो गया, ऐश आदि के वृक्ष जो है पाए जाते हैं। पीजेंट व मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन में। अगला है भूमध्य सागरीय वन। ये वन महाद्वीपों के पश्चिमी व दक्षिण पश्चिमी तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये वन अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे यूएसए के कैलिफोर्निया में, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। अगला है शंकुधारी वन या जिन्हें टाइगा वन कहते हैं। ये उच्च अक्षांशों पर 50 डिग्री से 70 डिग्री तक पाए जाते हैं। इन्हें शंकुधारी या कोन भी कहते हैं, कोन फॉरेस्ट। अधिक ऊंचाई पर भी ये पाए जाते हैं। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इनका उपयोग कागज, माचिस व पैकिंग के बक्से बनाने के लिए किया जाता है। इनके एग्जाम्पल हो गए चीड़ व देवदार। अगला है टुंड्रा वन। टुंड्रा वन ध्रुवीय प्रदेशों में अत्यंत सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। जहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियां पाई जाती है। तो ये टुंड्रा वन में क्या क्या आएंगे? काई, लाइकेन व छोटी झाड़ियां। इन्हें टुंड्रा वन वनस्पति कहा जाता है। नेक्स्ट है जलवायु विज्ञान। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसों के विशाल आवरण को वायुमंडल कहते हैं। इसमें गैस, जल वाष्प, धूल एवं धुएं के कण शामिल हैं। गैसों का सबसे ज्यादा परसेंटेज पूछा जाता है, तो सबसे ज्यादा होगी नाइट्रोजन, 78.08% है वायुमंडल में। फिर ऑक्सीजन है 20.95%, आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी 0.03%, कई बार पूछी गई कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है? 0.03%। फिर नियॉन आएगी, हीलियम तथा क्रिप्टॉन। तो ये जो आपकी आर्गन, नियॉन, हीलियम और क्रिप्टॉन है, ये नोबल गैसेज हैं। इनका ऑर्डर पूछता है, तो सबसे जो भारी मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में वो नोबल गैस हो गई आर्गन, फिर नियॉन है, फिर हीलियम, फिर क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन। जेनॉन सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा जलवाष्प कहलाती है। अगला पॉइंट है वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों से बना हुआ है। तापमान की स्थिति के अनुसार धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। सबसे जो निम्नवत है वो क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल। इस इमेज में देखते हैं। सबसे नीचे यहाँ पे हो गया पृथ्वी की सतह, फिर यहाँ पे आएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। इसका विस्तार जो है विषुवत रेखा में 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक है तथा औसत इसकी ऊंचाई है 13 किलोमीटर की ऊंचाई। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ऊंचाई के साथ तापमान में इसमें कमी आती है। सभी मौसमी गतिविधियां जैसे हवा, आंधी, वर्षा, मेघ गर्जना आदि कहाँ होती है? क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर में होती है। अगला है क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करती है। क्षोभ सीमा का में हवा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो एक पॉज जो स्टेट मिलती है हमें, एक मंडल से दूसरे मंडल में जो प्रवेश करते हैं तो उनके बीच में एक जोन होता है जिसको वो पॉज कहते हैं। तो जैसे ट्रोपोस्फियर और क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में होगी आपकी क्षोभ सीमा। अगला हो जाएगा समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर। इसका विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस मंडल में मुख्यतः 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन परत का विस्तार है। तो आपसे पूछा जाएगा ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपके स्ट्रेटोस्फियर में। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों यूवी अल्ट्रावायलेट रेज है उनको जो है वो परावर्तित कर देती है, अवशोषण कर देती है। इसमें मौसम संबंधी घटनाएं ना के बराबर होती हैं। स्ट्रेटोस्फियर में विमानों को उड़ाने के लिए यह मंडल सर्वाधिक आदर्श माना जाता है। तो विमान कहाँ उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फियर में। यह मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि भी होती है। अगला है समताप सीमा या स्ट्रेटोपॉज। ये समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करती है, समताप सीमा या स्ट्रेटोपॉज। नेक्स्ट आता है मध्य मंडल या जिसको मीजोस्फीयर कहते हैं। इसका विस्तार 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य है। इसकी विशेषता है मध्य सीमा पर तापमान गिरकर -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। तो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान आपसे पूछे तो वो कहाँ मिलता है? आपको मीजोस्फीयर में। मध्य सीमा या मीजोपॉज। मध्य सीमा या मीजोस्पॉज मध्य मंडल और आयन मंडल को अलग करता है। इसके बाद आता है आयन मंडल या आयनोस्फीयर। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के मध्य है। इसकी विशेषता है यहाँ पे आयनोस्फीयर में
विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। विद्युत आवेशित कणों के कारण पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगे इस मंडल से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस आती हैं, जिससे दूरसंचार प्रणाली संभव हो पाती है। तो हमारी दूरसंचार प्रणाली है वो टेलीकम्युनिकेशन जो हम करते हैं, रेडियो जो वेव्स वगैरह भेजते हैं या मोबाइल जो टावर वगैरह भेजते हैं, सिग्नल्स वगैरह भेजते हैं, तो वो आयनोस्फीयर से ही रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं। इस मंडल में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश जिसके ऑरोरा बोरेलियस और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश जिसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं घटनाएं होती हैं। तो उत्तरी प्रकाश जो होता है उसको ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। वो कहाँ पे होती है? आयनोस्फीयर में होती है, क्योंकि यहाँ पे आयंस की जो चार्ज जो कण होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं उसकी अधिकता है। नेक्स्ट है आयन सीमा या आयनोपॉज। यह आयन मंडल और बहिर्मंडल को अलग करती है। अगला आता है बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। 400 किलोमीटर की ऊंचाई से अनंत अंतरिक्ष तक जो सीमा है वो होती है एक्सोस्फीयर, यानी कि 400 किलोमीटर की बियॉन्ड जो स्टेज है, जो एरिया है, उसको बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर कहते हैं। ऊंचाई के साथ यहाँ तापमान में वृद्धि होती है। पृथ्वी से भेजे गए कृत्रिम उपग्रह इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। तो जो हमारे सैटेलाइट हैं जो हम भेजते हैं, मानव निर्मित सैटेलाइट, वो बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर में जो है वो स्टैब्लिश रहते हैं। नेक्स्ट है 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है। इस स्थिति को अपसौर या पेरीहीलियन कहते हैं। तो पेरीहीलियन या उपसौर किसे कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। और ये फिनोमेना कब होता है? तो 3 जनवरी को होता है, उपसौर या पेरीहीलियन। अगला है 4 जुलाई। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, तो इसे अपसौर या एपीहीलियन कहते हैं। तो अपसौर या एपीहीलियन कब होता है? ये 4 जुलाई को होता है, पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। अब उपसौर या पेरीहीलियन कब होता है? ये 3 जनवरी को होता है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना, जिसे घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना उसे घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है, या जिसे एक्सिस रोटेशन कहते हैं। पृथ्वी का सूर्य की ओर चारों ओर एक स्थिर कक्षा में घूमना उसे परिक्रमण कहते हैं। दिन रात का होना पृथ्वी के घूर्णन या परिभ्रमण के कारण है। तो जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है तो उसके कारण दिन और रात होते हैं, लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उससे ऋतु परिवर्तन या पृथ्वी के परिक्रमण क्रिया के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा को पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो दिन और रात की अवधि कहां पर प्रभावित होती है? वो विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा पर। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर वर्ष में 2 बार चमकता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कितनी बार चमकता है? तो वर्ष में 2 बार चमकता है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत यानी कि वर्टिकल पड़ती हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत या कर्क संक्रांति कहते हैं। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में, और 21 जून को, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, इसीलिए 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। अगला है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें सबसे छोटा दिन होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा जो हो जाएगा आपका सबसे बड़ा दिन हो जाएगा और सबसे छोटी रात हो जाएगी। अगला है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है। इस कारण दिन जो है दोनों गोलार्धों में दिन व रात की अवधि जो है वो समान हो जाती है। इसे विषुव कहते हैं। तो विषुव क्या है? 21 मार्च और 23 सितंबर को ऐसी सिचुएशन होती है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर इक्वेटर पर लंबवत पड़ती है, परपेंडिकुलर पड़ती है। इस कारण दोनों गोलार्धों में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में दिन व रात की अवधि जो है टाइम ड्यूरेशन बराबर हो जाता है। इसे विषुव कहते हैं। अगला देखते हैं कोरियोलिस बल क्या होता है। कोरियोलिस बल पृथ्वी का अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर रोटेशन घूर्णन से उत्पन्न विपेक्षक बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इसका विवरण सन 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक फेरल के प्रस्तुत किया था। इस कारण इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। तो कोरियोलिस बल किस कारण लगता है? पृथ्वी का अपनी एक्सिस पे घूमने के कारण जो बल लगता है उसे कोरियोलिस बल कहते हैं। इसे दिया था 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक फेरल ने, इसलिए इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। कोरियोलिस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित होती है। तो कोरियोलिस बल के कारण ही जो पवनें हैं उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित होती है, बहती है।
अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वायुदाब पेटियां। तापमान में अंतर तथा पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरियोलिस बल के प्रभाव से पृथ्वी पर 7 पेटियों का निर्माण हुआ है, जिन्हें 4 वर्गों में रखा जाता है। तो 7 दाब पेटियां हैं जिन्हें 4 वर्गों में बांटा जाता है। पहली विश्वतीय निम्न दाब पेटी जो 0 से 5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश दोनों में पाई जाती है। अगली है उपोष्ण उच्च दाब पेटियां जो 30 से 35 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश में पाई जाती है, इन्हें गतिजन्य पेटी भी कहते हैं। अगली है उपध्रुवी निम्न दाब पेटियां जो 60 से 65 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश दोनों में पाई जाती हैं। अगली है ध्रुवी उच्च दाब पेटी जो कि उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों के निकट पाई जाती है। मैप पे देखते हैं तो ये हो गई आपकी ध्रुवी वाली पोजीशन, ये आपका इक्वेटर हो गया बीच में। यहाँ से 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ में सबसे पहली वाली जो पेटी थी जिसे विश्वती निम्न दाब, क्योंकि विश्वत रेखा के पास में इसलिए इसे विश्वत निम्न दाब पेटी बोल देंगे, ऊपर नॉर्थ में और साउथ में दोनों। फिर 30 से 35 डिग्री नॉर्थ में आपको मिलेगी उपोष्ण उच्च दाब की पेटियां, ऊपर और नीचे दोनों। फिर आपको मिलेगी उपध्रुवी निम्न दाब पेटियां उत्तर व दक्षिण में दोनों तरफ। और फिर आपको ध्रुवों के पास मिलेगी आपको ध्रुवी उच्च दाब पेटियां। नेक्स्ट है अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड। दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य नीचे उतरकर बैठती जो हवा की जो निम्न दाब पेटियां हैं वो नीचे आ जाती है। इस कारण क्या वायु दाब जो है वो अधिक हो जाता है। प्राचीन काल में व्यापारी इस अक्षांश पर जलयानों को हल्का करने के लिए कुछ घोड़ों को सागर में फेंक देते थे। इस कारण इस पेटी को अश्व अक्षांश का आपको क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। तो ये 30 से 35 डिग्री दोनों तरफ मिलेगी आपको। यहाँ पे ये 30 से 35 डिग्री दोनों साइड आपको उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में मिलेगी आपको, जिसे हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा अश्व अक्षांश कहाँ पे मिलता है, तो 30 से 35 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी जो आपके गोलार्ध हैं उसमें। अगला है प्रचलित पवनें। ये पवनें वर्ष भर निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है। व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें तथा ध्रुवी पवनें प्रचलित पवनों के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि प्रचलित पवनों में कौन कौन सी पवनें आती है। पछुआ पवनें, ध्रुवी पवनें तथा ये पवनें आती है प्रचलित पवनें। पछुआ हो गई व्यापारिक तथा ध्रुवी पवनें। सबसे पहले देखते हैं व्यापारिक पवनें। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों पर 30 से 35 डिग्री अक्षांश से विश्वती न्यून दाब 0 से 5 डिग्री अक्षांश की ओर दोनों गोलार्धों में निरंतर प्रवाहित होती है। तो 30 से 35 डिग्री अक्षांश से 0 से 5 डिग्री अक्षांश तक आती है, यानी कि यहाँ से दोनों गोलार्धों में इस 30 से 35 डिग्री वाली जो दाब पेटी है इससे फ्लो करेंगे ये इस वाली जो 0 से 5 डिग्री वाली जो वायुदेव पेटी है उसकी तरफ। तो इधर से आएंगे इस तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो नीचे से ऊपर की तरफ ये फ्लो करेंगे। विषुवत रेखा के समीप ये दोनों पवनें, क्योंकि एक नीचे से आ रही है दक्षिण से आ रही है और एक ऊपर से आ रही है उत्तर से, तो ये दोनों आकर आपस में एक दूसरे से टकराएंगी विषुवत रेखा पर और घनघोर वर्षा कराती हैं। पूर्व की ओर चलने के कारण इन्हें पूर्वी व्यापारिक पवनें भी कहते हैं। पछुआ पवनें, ये पवनें उच्च वायुदाब कटिबंध 30 से 35 डिग्री अक्षांश से उपध्रुवी निम्न वायुदाब कटिबंध 60 से 65 डिग्री अक्षांश में दोनों गोलार्धों पर प्रवाहित होती है। तो पछुआ पवनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो पछुआ पवनों की डायरेक्शन हो जाएगी ये 30 से 35 डिग्री नॉर्थ वाली जो है वो ऊपर ध्रुवों की तरफ चलेगी 60 से 65 डिग्री की तरफ ऊपर की साइड, और इधर अगर देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में तो ये 30 से 65 डिग्री वाली ऊपर जो आपके साउथ में नीचे की तरफ चलेंगे 60 से 65 डिग्री वाली डायरेक्शन में। तो ये दोनों तरफ यानी कि सेंटर से आपका जो विषुवत वृत्त हो गया यहाँ से इससे अपोजिट डायरेक्शन में, इससे दूर की तरफ चलेंगे 30 से 35 से 60 से 65 की तरफ दक्षिणी में, और ऊपर उत्तरी में भी 30 से 35 से 60 से 65 की ओर ऊपर की तरफ। ये हो गई आपकी पहले थी व्यापारी, ये हो गई आपकी पछुआ पवनें। फिर आता है दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश पर, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश पर गरजता 40, 85 अक्षांश पर प्रचंड 50 तथा 60 अक्षांश पर चीखता 60 ये प्रचलित है। इनसे नाम पूछा जाता है कि ये जो कौन से पाई जाती है। गरजता 40 कहाँ पे होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री पर। 50 जो है प्रचंड 50 ये भी दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री अक्षांश पर, तथा चीखता 60 होगा 60 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में 60 डिग्री अक्षांश पर। अगली आती है मानसूनी पवनें। ये पवनें जिनकी दिशा मौसम के अनुरूप उत्क्रमित या उलट जाती है उन्हें मानसूनी पवनें कहते हैं। तो वो पवनें जिनकी दिशा मौसम के अनुसार चेंज हो जाती है उन्हें मानसूनी पवनें कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी पवनें प्रवाहित होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में 6 माह में ये समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं तथा शीत ऋतु में ये स्थल से समुद्र की ओर चलती है मानसूनी पवनें। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका गर्म स्थानीय पवनें और उनके प्रभावित क्षेत्र। सबसे पहले देखते हैं चिनूक। चिनूक रॉकी के पूर्वी ढाल में जो है पवनें बहती है, ये गर्म स्थानीय पवनें हैं। आपसे एग्जाम्पल पूछेगा कि गर्म स्थानीय पवनों का एग्जाम्पल कौन सा है और ठंडी पवनों का एग्जाम्पल कौन सा है। तो चिनूक जो है वो रॉकी पर्वत के पास बहती है, ये गर्म
जो है स्थानीय पवन का एग्जाम्पल है। अगली है सिराको, उत्तरी अफ्रीका के भूमध्य सागर होते हुए इटली व स्पेन में जाती है। तो सिराको उत्तरी अफ्रीका के भूमध्य सागर से इटली व स्पेन की तरफ। फिर है फॉन, ये आल्प पर्वत के उत्तरी ढालों में मुख्यतः स्विट्जरलैंड में जो है वहां पे फ्लो करती है फॉन। तो आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढालों पे मुख्यतः स्विट्जरलैंड में। सिराको हो गई उत्तरी अमेरिका के भूमध्य सागर इटली व स्पेन में। फिर है सिमूम, ये अरब रेगिस्तान में। हबूब उत्तरी सूडान मुख्यतः खार्तूम के समीप। ब्रिक फिल्टर ये पूछी गई है कई बार, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया रेगिस्तान में। तो ब्रिक फिल्टर कहाँ पे बहती है? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया रेगिस्तान में। नॉर्वेस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड में, एक नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में भी है और एक नॉर्वेस्टर जो है वो भारत में भी कहलाती है। भारत में बहने वाली काल वैशाखी जो है पवन है उसे नॉर्वेस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो जो काल वैशाखी है उसे नॉर्वेस्टर कहते हैं भारत में, जबकि उत्तरी न्यूजीलैंड में भी नॉर्वेस्टर नाम की पवन बहती है। यामो पवन होगी जापान में। शामल हो गई इराक, ईरान व अरब के मरुस्थलीय क्षेत्र में। खमसिन हो गई मिस्र के उत्तरी भाग में। सिस्टन हो गई पूर्वी ईरान में। टेम्पोरल हो गई मध्य अमेरिका में। कोइम्बैग हो गई इंडोनेशिया की जावा द्वीप में। सेंट एना कैलिफोर्निया यूएसए में। हरमट्टन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। हरमट्टन बहेगी सहारा रेगिस्तान के पूर्वी दिशा से पश्चिमी दिशा में। तो हरमट्टन जो है जो ग्रीष्म पवन है या जो गर्म पवन है ये बहेगी सहारा रेगिस्तान में। लू उत्तरी भारत में ग्रीष्म दिनों में बहती है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में। लेस्ट मडीरा व मोरक्को में। फिर आती है जोंडा, ये एंडीज के पूर्वी ढाल में अर्जेंटीना व उरुग्वे में। अगला है ठंडी स्थानीय पवनें। मिस्ट्रल ये फ्रांस और रोन की घाटी में। बोरा एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर इटली व यूगोस्लाविया में। ब्लिजर्ड उत्तरी ध्रुवी क्षेत्र साइबेरिया कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ब्लिजर्ड का अर्थ जो होता है इंग्लिश मीनिंग ही है ठंडी पवनें। तो ब्लिजर्ड जो है ये आपके जो ध्रुवी जो एरिया है वहां पे बहती है। तो उत्तरी ध्रुव में आपका साइबेरिया का एरिया हो गया, कनाडा व यूएसए वाला जो एरिया है। फिर आती है पैम्पेरो, ये अर्जेंटीना चिली व उरुग्वे में। नॉर्दर या नॉर्टे ये यूएसए में। दक्षिणी बर्स्टर ये हो गई ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में। इसमें ब्लिजर्ड इंपॉर्टेंट है और आपका मिस्ट्रल इंपॉर्टेंट है। ब्लिजर्ड उत्तरी ध्रुवी क्षेत्र में, साइबेरिया कनाडा और यूएस वाले रीजन में। अगली आती है लेवांटर, लेवांटर बहती है दक्षिण स्पेन में। फिर है ग्रेगाले, ये भूमध्य सागरी मध्यवर्ती क्षेत्र में। जूरन जूरा पर्वत जो कि स्विट्जरलैंड से जेनावा झील इटली तक। फिर है पुना, ये एंडीज के क्षेत्र में। विरासेन पेरू तथा चिली के पश्चिमी तट पर बहती है। और फिर आती है लास्ट में नेवाडास, ये इक्वाडोर के या दक्षिणी अमेरिका में बहती है। चिनूक रॉकी पवन जो है पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे चलने वाली गर्म व शुष्क पवन है। इसके चलने से हिम पिघल जाती है, वहां पे जो बर्फ होती है वो पिघल जाती है, इस कारण इसे हिम पक्षी पवन भी कहते हैं। तो हिम पक्षी पवन किसका दूसरा नाम है? जो चिनूक जो पवन है उसका नाम है। ये क्योंकि गर्म पवन होती है तो इसलिए जो रॉकी पर्वत पर जो बर्फ जमी होती है वो चिनूक के बहने से पिघल जाती है, इसलिए इसे हिम पक्षी पवन भी कहते हैं। फॉन आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल में बहने वाली गर्म व शुष्क पवन है। इसके प्रभाव से अंगूर की फसलें शीघ्र पक जाती है। तो अंगूर की फसलों को पकाने वाली कौन सी पवन हो गई? वो गई फॉन जो कि आल्प के पर्वत क्षेत्र में बहती है। चिनूक जो कि हिम पक्षी पवन कहलाती है क्योंकि ये जो आल्प पर्वत श्रेणी है वहां पे जो बर्फ है उसको पिघला देती है। अगली हारमट्टन या अफ्रीका के पश्चिमी तट व उष्ण व आर्द्र मौसम में शुष्कता लाती है, इसलिए ये मौसम सुहावना व स्वास्थ्यप्रद कर देती है। इसलिए गिनी के तट पर इसे डॉक्टर विंड भी कहते हैं। तो हरमट्टन को डॉक्टर विंड कहाँ कहते हैं? गिनी के तट पर, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है जो आर्द्र मौसम होता है उसमें शुष्कता आ जाती है जिससे मौसम सुहावना व स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। शिराको पवन इटली और स्पेन में रक्त वर्षा कराती है। कई बार पूछी गई है कि रक्त वर्षा कराने वाली कौन सी पवन है, उसको शिराको कहते हैं। और ये कहाँ पे रक्त वर्षा कराती है? इटली और स्पेन में। शिराको को मिस्र में खमसिन, लीबिया में गिबली और ट्यूनीशिया में चिली के नाम से पुकारते हैं। तो शिराको को ही मिस्र में खमसिन कहते हैं, लीबिया में गिबली कहते हैं और ट्यूनीशिया में चिली कहते हैं। नेक्स्ट है जेट स्ट्रीम, क्षोभ सीमा के समीप चलने वाली अत्यंत तीव्र गति की जो क्षैतिज पवनें होती है उन्हें जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो ये क्षोभ मंडल की सीमा में बहती है, अत्यंत तेज गति से बहती है। इनकी जो एवरेज स्पीड होती है वो 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होती है, इसलिए इन्हें जेट स्ट्रीम कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। तो अगर आपसे पूछे कि अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछे तो इंडिया में मेनली जो वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में होती है, मगर जो भूमध्य सागर वाला जो रीजन है वहां पे जो वर्षा है वो शीत ऋतु में होती है। नेक्स्ट है वर्षा का वर्गीकरण। पहली है संवहनी वर्षा, इसमें गर्म व आर्द्र वायु संवहनी धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। अधिक ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात संवहनी धाराएं पूर्णतः संतृप्त हो जाती हैं। फलस्वरूप संघनन होने से कपासी वर्षा, जो कपास मतलब
जो कॉटन की तरह जो जो बादल दिखते हैं उनको कपासी वर्षा में कहते हैं, उनका निर्माण होता है। और घनघोर मूसलाधार वर्षा होती है। तो घनघोर मूसलाधार वर्षा को जो होती है वो कौन सी वर्षा होती है, उसे संवहनी वर्षा कहते हैं। अगला पॉइंट है, विश्वती प्रदेश में शांत पेटी में प्रतिदिन दोपहर के पश्चात वर्षा होती है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रतिदिन दोपहर के पश्चात वर्षा कहाँ होती है, तो विश्वती प्रदेशों में जहाँ पे शांत पेटी होती है वहां पे होती है आपके प्रतिदिन दोपहर के पश्चात वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा क्या होती है, जब जल वाष्पयुक्त गर्म हवा किसी पर्वत या पठार की ढाल के साथ ऊपर चढ़ती है। तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ती है हाइट पे जाने पे जो टेम्परेचर वो कम होता है, इस कारण से होता है जो हवा में जो नमी होती है वो कंडेंस होती जाती है, वह रुद्धोष्ण ताप पतन दर के कारण ठंडी होने लगती है। फलस्वरूप संतृप्त होकर संघनन की क्रिया द्वारा वर्षा होती है, इसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। अगला पॉइंट है चक्रवाती वर्षा या वाताग्नि वर्षा। चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। इसके कारण भीषण तूफानी वर्षा होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है चक्रवात या साइक्लोन। केंद्र में निम्न वायुदाब तथा बाहर की ओर उच्च वायुदाब। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि चक्रवात में सेंटर में वायुदाब जो है वो कैसा होता है, तो जो सेंटर में होता है वहां पे जो एयर प्रेशर होता है वो कम होता है और बाहर जो होता है वो एयर प्रेशर ज्यादा होता है। इससे क्या होता है, वायु का एक चक्रीय परिसरण, यानी कि जो वायु है वो गोल गोल घूमते हुए सेंटर की ओर जाती है, क्योंकि वहां पे लो प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है। चक्रवात का केंद्र जिसे कम दाब वाला क्षेत्र कहते हैं उसे चक्रवात की आंख कहते हैं। तो जो कम दाब वाला क्षेत्र होता है यानी साइक्लोन का जो सेंटर होता है उसे साइक्लोन की आंख या साइक्लोन की आई कहते हैं। आगे देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के क्षेत्रों के अनुसार नाम। तो जो उनके स्थानीय नेम है वो हिंद महासागर में उन्हें चक्रवात कहते हैं, अटलांटिक महासागर में उसको हरिकेन कहते हैं, पश्चिमी प्रशांत व दक्षिणी चीन सागर में तो चाइना और जापान में इन्हें टाइफून कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इन्हें विली विली कहते हैं, फिलीपींस में इन्हें बकुयू या बागियू कहते हैं तथा कैरिबियन सागर में इन्हें टॉर्नेडो कहते हैं। तो हिंद महासागर यानी कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उसे वहां पे इनको चक्रवात कहते हैं, अटलांटिक महासागर में इनको हरिकेन कह देते हैं, पश्चिमी प्रशांत व दक्षिणी सागर में इनको टाइफून कह देते हैं। टॉर्नेडो की तीव्रता को मापने के लिए फुजीटा स्केल का उपयोग किया जाता है। तो जैसे कि भूकंप को मापने के लिए क्या करते थे, रिक्टर स्केल यूज करते थे, उसी तरीके से टॉर्नेडो की तीव्रता को मापने के लिए फुजीटा स्केल का उपयोग होता है। अगला है समुद्र विज्ञान। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 71% भाग 71% भाग पर जल है तथा शेष 29% पर जो है वो स्थल है। तो 71% भाग पर क्या है, पानी है। पृथ्वी का जल का वितरण देखते हैं। महासागरों में कुल जल का 97.25% है। उसके बाद हिमानिया व हिमटोपी आती है जिनमें लगभग 2% पानी है। भूमिगत जल में 0.68% है, झीलों में 0.01% है, मृदा में जो नमी है वो 0.005% है, वायुमंडल में 0.001% है, नदी व नालों में 0.0001% है और सबसे कम है जैवमंडल में। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट एक आपको पॉइंट देखना चाहिए वो है कि नदी व नालों में सबसे कम सिर्फ जैवमंडल से ही ज्यादा है। तो नदी व नालों में वायुमंडल, मृदा एवं झीलों और भूमिगत जलों तो सबसे कम आपको जो पानी का परसेंटेज मिलेगा वो मिल जाएगा आपको नदी और नालों में। नदी और जो टोटल विश्व में जितना भी नदियों में पानी है वो जो है वो टोटल वायुमंडल पानी से भी कम है, यानी कि जो वायुमंडल में आर्द्रता होती है वो टोटल रिवर के वाटर से भी ज्यादा है। आपसे जो है वो आपको बोल देगा कि अरेंज करिए जो जल वितरण का या परसेंटेज ऑफ वाटर है, टोटल वाटर परसेंटेज अर्थ का, उसमें तो सबसे ज्यादा हो जाएगा इनमें अंडरग्राउंड, फिर लेक है, फिर एटमॉस्फेयर है और रिवर है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एटमॉस्फेरिक जो वाटर है आपका वो रिवर्स से ज्यादा है, यानी कि कुल पृथ्वी पर जितनी भी नदियों में पानी है उससे ज्यादा पानी वायुमंडल में है। अगला है महासागरों का घटते आकार में क्रम। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। यह प्रश्न अभी जल्दी सीजीएल में पूछा गया 2023 में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक आएगा, फिर हिंद है, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी, आर्कटिक, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी, आर्कटिक। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो महासागरों के जो सरफेस का जो टेम्परेचर है वो होता है 27 डिग्री सेल्सियस। अगला है प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन। ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, तो सबसे बड़ा भी और सबसे गहरा भी है पैसिफिक ओशन। विश्व का सबसे गहरा जो महासागरीय गर्त है जिसको मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त कहते हैं वो 11,034 मीटर गहरा है और ये कहाँ पे है, तो ये प्रशांत महासागर में फिलीपींस जो फिलीपीन आइलैंड है उसके पास में।
प्रशांत महासागर में अन्य प्रमुख गर्त कौन कौन सी है? तो मेरियाना तो है ही है, उसके बाद मिंडनाओ है, अल्यूशियन है, क्यूराइड है, जापान, टोंगा, अटाकामा, ये सभी भी प्रमुख गर्तें हैं। प्रशांत महासागर में स्थित प्रमुख द्वीप देख लेते हैं। तो फिजी, कोस्टारिका, पॉलिनेशियाई द्वीप, न्यू गिनी, हवाईयन तथा तस्मानिया। इसमें जो ब्लैक से हाईलाइट किए गए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से? कुक हो गया, फिजी, कोस्टारिका, पॉलिनेशियाई आइलैंड है, न्यू गिनी, हवाईयन तथा तस्मानिया। ये आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा द्वीप जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला आता है अटलांटिक महासागर। तो सबसे बड़ा प्रशांत था, फिर अटलांटिक है, फिर आता है हिंद महासागर, हमारा इंडियन ओशन। तो अटलांटिक महासागर या इसकी आकृति एस अक्षर के समीप है। तो हमसे पूछेगा कि कौन सा महासागर है जो एस अक्षर के जैसा है, तो वो हो जाएगा अटलांटिक महासागर। पूर्व में यूरोप तथा अफ्रीका, पश्चिम में उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका से घिरा हुआ है। तो यूरोप, अफ्रीका तथा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच फैला हुआ है अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर है, अटलांटिक महासागर का एक पार्ट है। जो ऊपर की तरफ है उसे उत्तरी कहते थे, जो नीचे की तरफ है उसे दक्षिणी कहते थे। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगैसो सी है। तो सारगैसो सी कहाँ पे है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक पार्ट है। सारगैसो सी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जो सारगासम नाम की एक जो वीड है वो पाई जाती है। शांत जल क्षेत्र के रूप में सारगैसम, पुर्तगाली भाषा में घास के कारण इसे सारगैसो सी भी कहते हैं। बरमूडा त्रिभुज जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। आपने बरमूडा ट्रायंगल का नाम काफी सुना होगा। ये काफी यहाँ पे जो मौसम रहता है वो काफी ज्यादा जो है हार्श कंडीशन रहती है। तो ज्यादातर जो आपके यहाँ पे जो समुद्री जो जहाज जाते हैं वो इस वाला जो रूट है वो उसको अवॉइड करते हैं। तो बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर है? वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। यही प्रश्न पूछेगा कि बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। अगला है हिंद महासागर। हिंद महासागर में स्थित प्रमुख गर्तें कौन कौन सी है? तो इसमें सुंडा, जावा गर्त, मॉरिशस गर्त, डायमेंटिना गर्त, ओब गर्त तथा अमीरांटे गर्त इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर में स्थित द्वीप कौन कौन से हैं? तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेडागास्कर, जंजीबार, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, डिएगो और गर्सिया, ये सभी हिंद महासागर में। इसमें इंपॉर्टेंट सेशेल्स हो गया, मॉरिशस है, मालदीव, जंजीबार, मेडागास्कर तथा डिएगो गर्सिया, ये सभी हिंद महासागर में स्थित द्वीप हैं। अगला है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कुछ देखते हैं। तो पहला है काला सागर, ब्लैक सी। ब्लैक सी के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं? तो यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया व रूस। क्योंकि यूक्रेन और रूस में अभी इस टाइम कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसलिए काला सागर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो काला सागर, ब्लैक सी के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं? यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया व रशिया। अगला है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के सीमावर्ती देश हैं कजाकिस्तान, ईरान, रूस, अजरबैजान व तुर्कमेनिस्तान। कैस्पियन सागर पृथ्वी पर सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। कैस्पियन सागर सी नहीं है, एक्चुअल में ये जो है आपकी एक खारे पानी की झील है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अरल सागर के सीमावर्ती देश उज्बेकिस्तान तथा कजाकिस्तान है। अरल सागर मानवीय क्रियाकलापों के कारण बहुत अधिक संकुचित हो गया है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि कौन सा इनमें से वाटर बॉडी है जो ह्यूमंस की क्रिया के कारण सूखता जा रहा है या छोटा होता जा रहा है, तो वो हो गया अरल सागर आपका। मृत सागर के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं? इजराइल व जॉर्डन। क्योंकि इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मृत सागर के सीमावर्ती कौन है? इजराइल व जॉर्डन। अगला है ज्वार भाटा या टाइड। चंद्रमा, सूर्य व पृथ्वी की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण समुद्र जल स्तर के ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं और नीचे उतरने को भाटा। तो जब पानी ऊपर उठता है समुद्र में तो उसको ज्वार कहते हैं, और जब नीचे उतरता है उसको भाटा कहते हैं। पूर्णिमा तथा अमावस्या को उच्च तथा वृहद ज्वार आता है क्योंकि सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीध में होते हैं। इससे गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सम्मिलित प्रभाव पड़ता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अटलांटिक महासागर की धाराएं। तो कुछ गर्म धाराएं और कुछ ठंडी धाराएं। कनारी धारा पूछेंगे तो ये ठंडी धारा हो जाएगी। जो तीन इंपॉर्टेंट ठंडी धाराएं वो याद कर लीजिए, उसके अलावा जो हो जाएंगे वो गर्म हो जाएंगी। तो कनारी धारा ठंडी धारा है, लेब्राडोर की धारा और फॉकलैंड की धारा। कनारी, लेब्राडोर और फॉकलैंड की धारा ये ठंडी धारा का एग्जाम्पल है। अगला है महासागरी लवणता। सागरी लवणता को प्रति 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा के रूप में परिकलित किया जाता है। इसे प्रायः प्रति 1000 भाग या पार्ट्स पर 1000 के रूप में व्यक्त किया जाता है। महासागरी लवण में सबसे ज्यादा जो होता है वो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl पाया जाता है, लगभग 77.8%। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड आता है, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट, फिर पोटेशियम सल्फेट आदि आते हैं। महासागरों की औसत लवणता क्या है? तो 35%। तो एवरेज जो इसकी औसत लवणता है सभी महासागरों की वो है 35%। सर्वाधिक लवणता तुर्की की वॉन झील में जो कि 330% है। तो सबसे ज्यादा
जो लवण वाला कोई क्षेत्र जिसमें सबसे ज्यादा नमक है वो है आपका तुर्की की वान झील 330%। उसके बाद आती है जॉर्डन के मृत सागर 238%, फिर यूएसए की ग्रेट साल्ट लेक 220%। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे लौटता है? तुर्की की वान झील में। समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सम लवण रेखा या आइसो हेलाइन कहते हैं। महाद्वीप को देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा हो जाएगा एशिया, क्षेत्रफल कितना है टोटल प्रतिशत वर्ल्ड का? तो 29.8%। देशों की संख्या कितनी है? 48। अगला आता है अफ्रीका, 20.30% क्षेत्र ये एक्वायर करता है वर्ल्ड का। इसमें देशों की संख्या कितनी? 54। तो सबसे ज्यादा देश कहाँ पे है? अफ्रीका में 54। उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं, दक्षिणी अमेरिका में 12 देश हैं, अंटार्कटिका में कोई भी देश नहीं है, यूरोप 44 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया में 14 देश हैं। तो एक बार साइज के हिसाब से देख लेते हैं कौन कौन सा है। सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका आएगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो यूरोप से बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है। तो अंटार्कटिका यूरोप ऑस्ट्रेलिया दोनों से बड़ा है। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि तीनों रेखाएं विषुवत, कर्क तथा मकर किस महाद्वीप से गुजरती है? तो वो हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर एशिया व यूरोप के मध्य सीमा बनाते हैं। एशिया व यूरोप के मध्य सीमा कौन बनाता है? तो यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर। मेरे इसी जो चैनल पे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का, विश्व जो भूगोल है उसकी एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें बेहतरीन पीपीटी और इमेजेस के द्वारा मैंने वो पूरी तरह एक्सप्लेन किया है सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट है उनको एक एक करके। 1-1 घंटे के लगभग सारे कॉन्टिनेंट के लेक्चर हैं, वो देखोगे तो उसमें आपको प्रॉपर इमेज के द्वारा, फोटो के द्वारा एक्सप्लेन किया है और काफी डिटेल में किया है। अभी तो हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही कवर कर रहे हैं, इसलिए जो है वो शॉर्ट में चीजों को देख रहे हैं। अगर आपको डिटेल में देखना है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको विश्व भूगोल वाली जो प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें डिटेल में चीजें दी गई हैं। यूरोप प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक मैदान वाला महाद्वीप है। तो सबसे ज्यादा अगर पूछे मैदान कहाँ पे, मैदानी भाग कहाँ पे, तो वो यूरोप में है। लाल सागर व सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। पनामा जल संधि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। बेरिंग जल संधि एशिया व उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। बेरिंग जल संधि एशिया व उत्तरी अमेरिका को। सबसे कम माध्य ऊंचाई वाला जो यूरोप है, महाद्वीप है, वो यूरोप है। तो सबसे कम ऊंचाई यानी कि समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई वाला महाद्वीप कौन सा है? वो हो गया आपका यूरोप महाद्वीप। अब देखते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को एक संक्षिप्त परिचय देखते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है ये। कुल देश कितने हैं? 48 देश हैं। सबसे बड़ा देश कौन सा है? एशिया में चीन है। सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश अगर एरिया वाइज पूछे तो मालदीव हो जाएगा। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में चीन है। सबसे बड़ा देश अगर जनसंख्या के बारे में पूछे तो अब भारत हो गया है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछे तो अरब का प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत शिखर पूछे तो वो माउंट एवरेस्ट है। जो अरब का प्रायद्वीप है ये विश्व का भी सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा व ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार। ये विश्व में भी सबसे ऊंचा पठार है, तिब्बत का पठार। सबसे बड़ी नदी पूछे तो यांगसी क्यांग, ये चाइना की है। यांगसी क्यांग सबसे बड़ी एशिया की नदी है। फिर है सबसे बड़ा द्वीप, तो सबसे बड़ा द्वीप एशिया में कौन सा है? बोर्नियो। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो अरब का मरुस्थल। सबसे बड़ी झील कौन सी है एशिया की? तो हो जाएगी आपकी कैस्पियन सागर। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, कॉकेशस पर्वत तथा काला सागर एशिया व यूरोप के मध्य सीमा बनाते हैं। तो एशिया और यूरोप के मध्य कौन कौन से सीमा बनाते हैं? यूराल, कैस्पियन सागर, कॉकेशस पर्वत तथा काला सागर। लाल सागर व सुएज नहर एशिया व अफ्रीका के मध्य सीमा बनाते हैं। तुर्की तथा रूस एशिया तथा यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित है। तो कौन से दो देश? यूरोप और एशिया दोनों में स्थित है। यूरोप आपका रूस हो गया और तुर्की हो गया। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। तो वो पार्ट, रशिया का वो पार्ट जो एशिया में आता है वो साइबेरिया कहलाता है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा व आर्कटिक वृत्त तीनों एशिया महाद्वीप से गुजरते हैं। अगला है मेकांग नदी म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, लाओस के मध्य सीमा बनाती है। महाद्वीप का सबसे निचला जो भाग है